हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पीजीबीपी के अंदर स्पेसिफिक डिडक्शंस जो कि सेक्शन 30 से 36 तक थी। आज हम सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या डिडक्शन है, पीजीबीपी के अंदर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको पता है कि अगर आपको किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है कि एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो इन हाउस रिसर्च के अंदर अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर हुआ है या अपने घर का, या फिर कोई डोनेशंस के वे में आपने कोई खर्चा किया है, तो ये कैटेगरीज आ रही हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हो जो हमने किया। सो दोस्तों, सबसे पहले है नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। जो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस हुआ वो तो हमने ऐड करना ही नहीं है। अगर कोई इन द हाउस आपने रिसर्च की है और वो रिलेटेड टू बिजनेस है तो वहाँ पे अगर तो खर्चा लैंड का है तो आप कोई वैल्यू नहीं डालोगे, वहाँ पे उसकी वैल्यू नील ही रहेगी। अगर तो वो खर्चा बिल्डिंग के रिलेटेड है तो 100% डिडक्शंस आपकी पक्की है। अगर वो रेवेन्यू और कैपिटल के रिलेटेड है तो फिर भी आपको 100% मिलेगी। तो इस केस में तो आपको 100% और लैंड में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो अप्रूव रिसर्च फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिलेटेड कोई रिसर्च की है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अप्रूव्ड है, यानी अप्रूव की गई है, तो उस केस में अगर तो लैंड का खर्चा हुआ वो नील ही रहेगा, अगर बिल्डिंग हुई तो वो 100 ही रहेगा। लेकिन अब इस केस में बदलाव आएगा। रेवेन्यू और कैपिटल के केस में अब 150% जो है वो आपको डिडक्शन मिलेगी। सो ये केस आपको ध्यान में रखना है इन हाउस रिसर्च में। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक नोट जल्दी से पढ़ लो, दोनों के लिए बहुत, यानी ये इन दोनों के लिए कॉमन है कि अगर प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर 3 सालों का हुआ परक्यूसिट को छोड़कर तो आपको 100% एक्सपेंस अलाउड किया जाएगा सीबीडीटी के अंदर, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगी। सो प्री कमेंसमेंट जब एक्सपेंस आप करोगे 3 सालों के लिए परक्यूसिट को छोड़कर तो आपको 100% डिडक्शन पक्की है। अब उसके बाद आते हैं डोनेशंस के ऊपर। तो डोनेशंस में आप अगर बात करते हो तो 4 कैटेगरीज हैं डोनेशंस। अगर तो आप अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन कोई भी है जैसे कि नेशनल लेबोरेटरी है या आईआईटी है तो उस केस में तो आपको 150% श्योरिटी डिडक्शन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपकी कोई साइंटिफिक डायरेक्शंस के लिए इंस्टीट्यूशन में अगर आपने कोई डोनेशन की है जो साइंटिफिक रिलेटेड है तो आपको वहाँ पे भी 150% डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई इंडियन कंपनी जो कि अप्रूव्ड की गई है कि ये इंडियन कंपनी है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है तो उस केस में आप क्या करोगे, डोनेशन अगर करोगे तो 100% डिडक्शन आपको मिलेगी। और सिमिलरली अगर आपने सोशल साइंस और स्टैटिकल रिसर्च की है तो उसमें भी आपको 100% डिडक्शन पक्की है। तो ये जो केसेस थे अब आपने ध्यान से पढ़ लिए हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमने डिडक्शंस कैसे कैलकुलेट करनी है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सामने नोट आ रहा है। तो नोट में क्या है कि कोई भी डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन आप अलाउ नहीं करोगे अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट को परचेज करते हो या यूज़ करते हो। तो उस केस में आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। अब ये जो हमने किया है उसके रिलेटेड एक प्रैक्टिकल है और ये आपको पेमेंट दे दी गई है, किसे किसे आपने पेमेंट की है, कितनी कितनी की है, लैक्स में लिखा हुआ है और एक नोट दे दिया। वो कैसे आपने करना है, ध्यान से पहले सोल्यूशन की ओर देखो तब मैं बताता हूँ। तो पहली बात ये है कि पहली 4 जो चीज़ है वो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर है और इन हाउस आपको नेक्स्ट में आपने हेडिंग में लिखना है। तो बात आ जाती है साइंटिफिक रिसर्च में। तो पहली चीज़ है कि पेमेंट में टू के रिसर्च। अब आपको नहीं पता के रिसर्च कौन सी है तो यहाँ पे आपको नोट इसलिए दे दिया कि जो के रिसर्च है वो अप्रूव्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो अप्रूव्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसमें आपको 150% डिडक्शन मिलती है और अगर आप इसके ऊपर 150% डिडक्शन दोगे तो आपकी डिडक्शन इतनी आएगी। तो के रिसर्च के लिए आपको पता लग गया। सिमिलरली LMN जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, वो भी आपकी अप्रूव्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है। सो उसमें भी आपको सेम डिडक्शन मिलेगी। अब यहाँ पे ओपीजी के बारे में कुछ नहीं बताया, सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए स्टार भी लगा दिया कि ओपी क्यू कॉलेज जो है उसमें आपकी वैल्यू नील ही रहेगी, इसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्पेसिफाई ही नहीं है कि ये अप्रूव साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है या नहीं। सो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
अब अगर आपने नेशनल लेबोरेटरी में, मैंने एग्जांपल में आपको पीछे ही बता दिया था कि नेशनल लेबोरेटरी क्या है, तो उस केस में आपको याद होगा कि 150% आपको मिलेगी अप्रूव्ड रिसर्च में, तो ये 150% डिडक्शन आपको मिल गई है। अब ये दो चीज़ें हैं जो इन द हाउस आ रही हैं रिसर्च में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आप देखो मशीनरी, तो उसमें लैंड बिल्डिंग को छोड़कर सारे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाते थे। तो मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको पता है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है तो आप क्या करोगे, 100% लोगे, तो 100% डिडक्शन मिली है आपको। सिमिलरली सैलरी इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, तो 100% इसमें भी आपको रेवेन्यू के ऊपर मिलेगी। तो इन सब का टोटल करने के बाद जो डिडक्शन आई दैट इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर 35 सेक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे आपने करना है। अब एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने है कि अगर आपने कोई साइंटिफिक एसेट की सेल की है तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर तो वो एसेट आपने यूज़ की है और उसके बाद आपने उसे सोल्ड किया है, तो उस केस में अगर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो निल रहेगी और कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं आप कैलकुलेट करोगे। लेकिन अगर आपने एसेट यूज़ नहीं की तो उस केस में आप उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे, लोअर ऑफ दो चीज़ें देखोगे, एक सेल प्राइस और डिडक्शन अंडर 35 जो आपने ऊपर निकाली है। तो अगर तो सेल प्राइस ज़्यादा हुआ, डिडक्शन कम हुई तो डिडक्शन ले लोगे, अगर डिडक्शन ज़्यादा हुई सेल प्राइस कम हुआ तो सेल प्राइस ले लोगे। सो आपने लोअर देखना है। और उसके बाद अगर जो कैपिटल गेन आप निकालोगे, क्योंकि अगर कोई बिजनेस में यूज़ नहीं हुई है चीज़ तो उसके लिए आपको कैपिटल गेन निकालना पड़ता है। तो कैपिटल गेन अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जितना सेलिंग प्राइस का एक्सेस हुआ ओवर कॉस्ट एक्वाजिशन, यानी सेलिंग प्राइस को जब आप कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन से जो उसकी कॉस्ट बनी उससे लेस कर दोगे तो आपका कैपिटल गेन भी आ जाएगा। तो ये अब छोटा सा टॉपिक था साइंटिफिक रिसर्च के अंदर जो जो चीज़ें मेन थी वो आपको अब समझा दी गई हैं। अब हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। तो इसमें ब्रैकेट में मैंने 100% पहले ही लिख दिया कि जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस होंगे उसमें आपको 100% डिडक्शन पक्की है। तो जैसे मैंने ये चीज़ें लिखी हैं ना, इसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप अगर समझोगे तो याद हो जाएगा। तो ये मत समझना ये क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो कि स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हो सकते हैं, कैसी कैसी नेचर के हो सकते हैं, उसको मैंने एक स्पेसिफाई किया है इस एब्रीवेशन से। सो क्या है, PP इज WCH। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप समझो कि PP डबल P है जो इज वो क्या है, WCH है। तो इसका मतलब क्या है, P में जो आता है सबसे पहले आपको 100% डिडक्शन मिलेगी प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन भी आपके इस केस में आ जाती है। प्रोडक्शन ऑफ बी कीपिंग भी आप इस केस में लिखोगे, लेकिन ये स्पेसिफाई अलग से क्यों किया गया है, इसलिए क्योंकि अगर तो ये बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करता, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू, आपने 100% देनी ही देनी है इसको डिडक्शन। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% मिलेगी, रेवेन्यू के ऊपर नहीं। सो इसलिए ये अलग है। अब आई क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ जाता है या फिर आइलैंड कंटेनर डिपोट वगैरह से कोई भी अगर चीज़ है तो वो आप इसके अंदर डालोगे। अब एस में सेमी कंडक्टर वाटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि IC दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड हो तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब WCH में है, WCH मीन्स W मीन्स वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो भी एक एग्रीकल्चर मीन्स स्पेसिफाइड बिजनेस। सो वेयर हाउसिंग भी उसके लिए अगर स्पेसिफाई है तो स्पेसिफाइड बिजनेस में आ जाएगा। अब C में है कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, कोई कोल्ड स्टोर वगैरह हैं तो वो भी इसके अंदर आएंगे। अब H में आपने तीन चीज़ें ध्यान में देनी है कि अगर आपका हॉस्पिटल एटलीस्ट 100 बेड्स का है तो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस मान लेना है। अगर होटल 2 स्टार या उससे ज़्यादा है एटलीस्ट तो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस ले लेना है इसे। और जो लास्ट है हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अगर अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो इस स्कीम के अंदर है तो आप उसे स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 मान लोगे। अब एक छोटा सा नोट है उसे ध्यान से देना कि अगर 100% तो आपने कह दिया, अब 100% में एनी एसेट ऑन विच 100% डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD जो आपने बात की ऊपर, तो शुड बी होल्ड वो 8 सालों के लिए होना ज़रूरी है तभी आपको 100% मिलेगी। अदरवाइज इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, अगर आपने उससे पहले ट्रांसफ़र कर दिया, इस लाइन को समझो अब कि ये आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, एसेट स्टार्ट हुई है, 8 ईयर्स तक आपको क्या मिलेगी, इन चीज़ों के ऊपर डिडक्शन 100% मिलेगी। लेकिन अगर आपने पहले ही यानी हाफ में या सबसे पहले ही या बीच बीच में आपने ट्रांसफ़र कर दी या फिर आपने सोल्ड कर दी तो क्या होगा, उसमें आपकी इनकम क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम मानी जाएगी
और वो डीम्ड इनकम निकाली कैसे जाएगी, जितना भी आपका डिडक्शन बनी दैट इज़ अंडर सेक्शन 35, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन जितनी बनेगी 32 सेक्शन में आपने जैसे की थे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, उसे करके उन दोनों को आपस में लेस करना है, तो जो भी इनकम बनेगी दैट इज़ कॉल्ड डीम्ड इनकम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एसेट को 8 ईयर्स तक अलाउ कर लिया तो आपके स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर ये डिडक्शंस मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप बीच में सोल्ड या ट्रांसफ़र कर देते हो तो वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी, जिसे आपने ऐसे कैलकुलेट इस फॉर्मूले से करना है। सो दोस्तों, आज के लिए ये 2 टॉपिक थे, स्पेसिफाइड बिजनेस और साइंटिफिक रिसर्च को कैसे आपने ध्यान से समझना है और कैलकुलेट करना है, ये बात आज की गई है। सो आने वाले समय में अब और 2-3 टॉपिक्स आएंगे मेन जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो दोस्तों, वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।